आज का कठोर फैसला। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सास का कठोर फैसला। सुधा जी को देखते ही बेटा बहू आग बबूला होते हुए बोले, कहाँ गायब थी रात भर से? कल मैंने अपनी सहेलियों को खाना पे बुलाया था और तुम ऐसे अचानक से गायब हो गई। इतने सारे लोगों का खाना ना बनाना पड़े इसलिए काम चोरी करके गायब हो गई थी। मुझे सब समझ में आता है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा। अगर अब अभी आइंदा से बिना बताए घर से गायब हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे और तुम्हारे सामान को घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? रसोई में कल के ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, उनको साफ करो और खाने के लिए कुछ अच्छा सा बनाओ। अपने शॉपिंग बैग को टेबल पे पटक कर सोफे पे बैठती हुई कोमल ने अपनी सास को आवाज़ देते हुए कहा, रे बुढ़िया कहाँ मर गई? मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। बाहर इतनी गर्मी थी, पूरे मार्केट में घूम घूम कर मेरी हालत खराब हो गई है। कोमल सोफे पे आंखें बंद करके 5 मिनट तक बैठी रही। जब उसकी सास पानी लेकर नहीं आए तब वो अपनी आंखें खोलकर चिल्लाते हुए बोली, समझ में नहीं आता, मैंने तुमसे पानी मांगा है, अभी तक पानी नहीं लाई। कमरे से निकलती हुई सुधा जी बहू से कहती है, बहू मैं अभी अपने बालों में कंघी कर रही हूँ, कंघी करने के बाद पानी देती हूँ, या तुम रसोई में जाकर खुद ही पानी ले लो। बुढ़िया मैं तुम्हारे जुल्फों से परेशान आ गई हूँ। पूरे घर में तुम्हारी जुल्फें लहराती हुई इधर उधर पड़ी रहती है। अपने बालों को जुरा बनाकर रखा करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कमरे में खड़ी होकर कंघी मत किया करो। अगर कंघी करनी है तो या ऊपर छत पे जाया करो या फिर बाहर वाले एरिया में जाकर कंघी किया करो। मुझसे घर के अंदर तुम्हारे एक भी बाल पसंद नहीं। खाने के समय तुम्हारे सफ़ेद बाल इधर डाइनिंग टेबल पे दिख जाते हैं तो मुझे उल्टी आती है, फिर खाना खाने का भी मन नहीं करता। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है, कितना भी समझा लो काम की गवार ही रहोगी। कंघी बाद में करना, पहले मुझे पानी देकर जाओ, मैं बहुत थक कर आ रही हूँ। अपनी सास पे रोक दिखाते हुए कोमल ऑर्डर देती है। सुधा जी जल्दी से अपने बालों का चूरा बनाती है और पीने के लिए पानी लेने के लिए चली पड़ती है। पीछे से कोमल चिल्लाते हुए कहती है, बुढ़िया पहले अपने हाथों को अच्छे से धुल लेना, आपके गंदे हाथों से ही मेरे लिए पानी का गिलास पकड़ कर मत लाना। उसने जल्दी जल्दी हाथ धोकर बहू के लिए ठंडा पानी लेकर आती है। पानी पीने के बाद कोमल कहती है, मैं मार्केट में शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ, ना तो मुझसे खाना बनाते होगा ना ही रसोई का कोई काम। आज शाम को मैंने अपने ऑफिस के सभी लोगों को खाने पे बुलाया है, उन्हीं सबके लिए गिफ्ट लेने गई थी। आधे घंटे की नींद लेने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि खाने में क्या क्या बनेगा। मैंने इस पर्ची में कुछ सामान मंगवाने के लिए लिखा है, जल्दी से तैयार होकर पास की दुकान से यह सामान ले आओ। बहू सामान लेने जाऊंगी तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा देना होगा। मैं अपनी आँख में डालने वाली दवाई भी ले आऊँगी, बहुत दिनों से ख़त्म हो गई है। हाथ में पैसे नहीं थे इसलिए न ला पाई। 2 दिन से आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुमसे कहने का सोच रही थी लेकिन भूल जाती थी। आज जब सामान लेने जाऊंगी तो अपनी दवाई भी ले आऊंगी। माँ जी मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद नहीं। घर का कुछ मंगाने के लिए तुम्हें पर्चा दूँ तो अपनी चीज़ें बताने लगती हो। तुम्हारी फरमाइश कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तुम्हें पता है तुम्हारी दवाई पूरे 300 की आती है। तुम्हें महीने में 2 शीशी चाहिए। आँख में दवाई एक दिन छोड़कर डाला करो, अगर कम डालोगी तो आंखें खराब या फूट नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत बुढ़ापे पे आंखों में दर्द बना रहता है, सहना सीख लो। कमाने के लिए एक पैसा नहीं और खर्च करने के लिए चली आती हो। मेरे सर पे अभी मैं कोई पैसे नहीं दे रही, वैसे भी शॉपिंग में मैं पूरे 10,000 खर्च करके आई हूँ और अब तुम्हें चाहिए, मेरे पास नहीं है पैसे। वैसे इतना कहकर कोमल अपनी शॉपिंग बैग उठाकर अंदर कमरे में चली गई और थोड़े से पैसे और सामान का पर्चा डाइनिंग टेबल पर रख गई। अपनी बहू की कड़वी बातें सुनकर सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या सोचकर मैं अपने बहू बेटे के पास शहर आई थी और क्या देखने को मिल रहा है। बहू बेटे ने मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसा दिया है, अपने बच्चों की आया बना दिया है। बहू बेटे दोनों ही नौकरी करते हैं, मैं घर पे रहकर पूरा घर संभालती हूँ। बहू बेटे के बच्चे को देखती हूँ,
रसोई संभालते हुए इतने काम तो मैं अपने समय में भी नहीं किया जितने बहू बेटे के राज में करने पड़ रहे हैं। चलो काम करने में इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन बुढ़ापे पे शरीर भी साथ नहीं देता है। कभी कमर दर्द होती है तो कभी घुटनों में दर्द होता है। जब बहू बेटी इतना काम कराते हैं तो उनका भी फर्ज बनता है कि मेरी छोटी मोटी तकलीफ़ों का ध्यान रखें, लेकिन नहीं। काम करने के लिए तो बहू बेटे कहते हैं 8-8 लोगों को घर में खाने के लिए बुला लेते हैं और उनका खाना बनवाने के लिए ऐसे ऑर्डर दे देते हैं जैसे मैं हमेशा से किसी होटल में काम करते आई हूँ। मुझसे एक बार भी नहीं पूछते कि आप इतने सारे लोगों का खाना बना पाओगे या नहीं। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो इतना अच्छा खासा गांव का घर छोड़कर बहू बेटे के पास आ गई, लेकिन क्या करती। गाँव में 20 मजदूर में मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। बहू बेटे के अलावा पूरे परिवार में कोई भी नहीं था। पति के जाने के 5 साल तक बहू बेटे ने मुझे अपने पास आने के लिए एक बार भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही बहू ने बच्चा होने वाला था तो बहू बेटी मुझे अपने पास यह कहकर बुला लिया कि माँ आप दादी बनने वाली हो, कोमल को आपकी ज़रूरत है। आप गांव में अकेली रहती हो, आपको भी हमारी ज़रूरत है। हमारे प्यार से आ जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। खाने के बाद ही कोमल ने घर की सारी जिम्मेदारी सुधा जी को सौंप दी। वो पूरे 7 महीने तक आराम से अपने ऑफिस गई। 7 महीने के बाद उसने घर के काम बिल्कुल ही करने छोड़ दिए। पहले वो अपने टिफिन वगैरह भी पैक कर लिया करती थी, थोड़ा बहुत बाहर का काम भी देख लेती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं करती। कुछ महीने बाद कोमल को जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी होने के बाद सुधा जी के पास जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। बेचारी पूरा दिन रसोई संभालती, आने जाने वाले लोगों को देखती और रात भर जाकर पोता पोती को देखना पड़ता, क्योंकि कोमल यह कहकर रात में बच्चों को सुधा जी को पकड़ा देती थी कि यह लो रो रहे हैं, आप ही संभालो, मुझसे नहीं संभलते। इनको ऊपर का दूध पिलाकर और कपड़े चेंज करके सुला देना। मुझे बहुत नींद आ रही है। इतने सारे कामों के बीच सुधा जी चक्र गिरनी की तरह अपने बेटे बहू के पास घूम रही थी। पूरे 6 महीने बाद सुधा जी की हालत यह हो गई कि जब वो गांव से आई थी तो अच्छी खासी हड्डी गुड्डी थी। घुटनों या कमर में दर्द की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन शहर में इतने सारे काम करने में, खड़े खड़े रसोई में खाना बनाने से उनके कमर और घुटनों में दर्द होने लगा। उनका वजन भी घट गया, चेहरे पे झुर्रियाँ दिखाई देने लगी, बाल एकदम से सफ़ेद हो गए। बेटे बहू के पास साल भर में ही उनका बुढ़ापा झलकने लगा। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच सुधा जी अपने खाने पीने का ठीक से ध्यान ही नहीं रख पा रही थी, जिसकी वजह से उनके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी। एक दिन वो काम करते करते चक्कर खाकर गिर गई। सुधा जी का बेटा विकास उनको हॉस्पिटल लेकर गया। दिखाने के बाद घर लेकर आ गया। कुछ दवाइयाँ देते हुए अपनी माँ से कहा, अपना ध्यान रखा करो और घर में थोड़ा ठीक से चला करो। खुदा न खास्ता अगर तुम्हारे हाथ पे टूट गए तो तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं कि बुढ़ा तुम्हारी सेवा कर पाए। हम तुम्हारी तरफ फिटे नहीं हैं तो किसी दूसरे का ख्याल रख सके। इधर तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। अपने बेटे की इतनी कड़वी बातें और अपने लिए दूसरा सुनकर सुधा जी की आंखें आंसुओं से सारा भर हो गई। अब उसने अपने बेटे और बहू की यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्हें सब समझ में आ रहा था कि बेटा बहू सब स्वार्थ से ही जुड़े हुए हैं, सिर्फ अपने काम बनाते रहते हैं, मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। दोनों अपनी जॉब करने में लगे रहते हैं। आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो अपने पास ले आए, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब हुई थी उन्होंने साफ साफ मेरी सेवा करने से इनकार कर दिया। अरे अगर बुढ़ापे पर बहू बेटी सेवा नहीं करे तो कौन करेगा। मैं भी पूरे 1 साल से बहू और नाती पोतों की सेवा करने में लगी हूँ। खाना बनाती हूँ, टिफिन लगाती हूँ, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ। अपनी बेटी बहू के स्वार्थ और बेरुखी के बर्दाश्त करते हुए सुधा जी ने सोच लिया था कि अब वो अपने गांव वापस चली जाएगी। बहू बेटे के पास बहुत रह लिया, अब दोनों बच्चे भी बड़े हो गए हैं, मुझे इधर नहीं रहना। वो बेटी से गांव जाने की बात करती है तो बेटा कहता है, गांव में जाकर क्या करोगी? गांव का घर मैंने बेच दिया है। क्या बेटा तुमने गांव का घर बेच दिया? अपने बेटे की बात सुनकर सुधा जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुमने गांव का घर कब बेचा और मुझे बताया क्यों नहीं?
अरे गांव का घर बेचने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। सुधा जी के गांव का घर बिक जाने से की वजह से आंसू बह जा रहे थे। आखिर बह भी क्यों न, पूरी जिंदगी अपने उसी समय रही थी, उसी घर में ब्याह कर आए थे। उसी घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। जिस घर में सुधा जी इतनी यादें जुड़ी थी, उसी घर को बेटे ने बिना बताए ही बेच दिया। घर बेचने की बात सुनकर कितने हफ्तों तक सुधा जी को नींद नहीं आई। उनको ऐसा लगा कि अब वो बहू बेटे के घर में कैद हो गई है, ना तो कहीं जा सकती है ना आ सकती है। गांव का घर भी बेच दिया। अब उन्हें पूरी जिंदगी अपनी बेटी बहू के पास ही काटनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। लेकिन सुधा जी भी क्या करती, आखिरकार उन्होंने इसी को अपनी किस्मत मानकर समझौता कर लिया और बहू बेटी के पास रहने लगी। पहले की तरह ही घर की जिम्मेदारियों को संभाल रही थी। बहू बेटे किसी को अपनी माँ के नहीं पड़ी थी। छोटी छोटी चीज़ों का भी बहू बेटा सुधा जी का ख्याल नहीं रखते थे। सुधा जी को बहुत बुरा लगता था कि मैं इतना कुछ करती हूँ, लेकिन बहू बेटे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे तरसा देती है। डाइनिंग टेबल पर बैठी बैठी सुधा जी अपनी बहू बेटे की बातों को सोचकर दुखी हो रही थी। थोड़ी देर में कोमल नींद से जागती है तो देखती है कि उसकी सास अभी तक डाइनिंग टेबल पर ही बैठी है। पैसे और पर्चा भी डाइनिंग टेबल पर ही पड़ा है, अभी तक कोई सामान लेकर नहीं आए। हड़बड़ाते हुए कोमल कहती है, क्या माँ जी अभी तक इधर ही बैठी हो? मेरी सहेलियों के आने का समय हो रहा है, 3 घंटे बाद वो सब आ जाएंगे, तुम अभी तक इधर ही बैठी हो? जल्दी से जाओ सामान लेकर आओ। सुधा जी पैसे और सामान की पर्ची लेकर घर से बाहर निकल गई। सुधा जी को घर से गए हुए पूरे 3 घंटे हो गए। उनका बेटा विकास भी अपने ऑफिस से आ गया। चाय अंदर बाहर अपनी सास का इंतजार करते हुए चक्कर काट रही थी और विकास से रोते हुए कह रही थी, देख रही हो अपनी माँ को जरा सा सामान लेने भेजा था, पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तक नहीं आई। मेरी सहेलियाँ के आने का समय हो रहा है, ना तो उनके लिए खाना बनाए हैं और ना ही अभी तक आए हैं। आज आने दो, उनको अच्छे से खबर लूँगी, खाना ना बनाना पड़े इसलिए कहीं जाकर बैठ गई है। आज तुम्हारी माँ की खैर नहीं, अच्छे से उनकी खबर लूँगी। विकास भी गुस्से से तमतमाते हुए अपनी माँ को फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सुधा जी अपने बेटे का फ़ोन नहीं उठाती है। बहू बेटे दोनों ही गुस्से से तमतमाए हुए, सच में कोमल तुम सही कह रही हो, आज तो माँ ने हद कर दी है, आने दो, आज माँ को मैं भी अच्छे से उनको समझाऊंगा। कोमल घबराते हुए विकास से कहती, विकास तुम्हारी माँ तो अभी तक नहीं आई है, अब बताओ मेरी सहेलियों के आने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है, इतनी जल्दी में इतनी सारे लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। तुम कुछ इंतज़ाम करो, किसी अच्छे से होटल से खाना पैक करा कर ले आओ, साथ ही स्नैक्स भी पैक करा लेना। आग बबूला होता हुआ विकास जल्दी से अपनी गाड़ी निकालकर होटल से खाना पैक कराने के लिए चला गया। कोमल की सारी सहेलियां घर आ गई, उनकी सारी पार्टी भी हो गई और सारी सहेलियां वापस भी चली गई, लेकिन सुधा जी का कोई अता पता नहीं है। रात के 10 बज गए, लेकिन बेटे बहू ने एक बार भी अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की। आखिर वो गई तो गई कहाँ? आराम से बाहर वाले दरवाजे का ताला लगाकर बहू बेटे दोनों सो गए। पूरे दिन भर शॉपिंग करने के बाद में अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने की वजह से कोमल पूरी तरह से थक गई। अब रात में अपने छोटे बच्चे को नहीं संभाले जा रहे थे। वह अपने दोनों बच्चों को विकास को पकड़ा कर सो गई। विकास पूरी रात बच्चों को संभालता रहा, बीच बीच में कोमल को भी जगाता तो वह चिड़चिड़ा कर उठती और बच्चों को चुप कराने की कोशिश करती, क्योंकि अभी तक उनको दोनों बच्चों को सुधा जी ही संभालती आ रही थी। सुबह के 10 बज गए, सुधा जी अभी भी घर नहीं आई। सुधा जी ने न होने की वजह से आज विकास और कोमल ऑफिस नहीं जा सके, क्योंकि रात भर बच्चों को चुप कराने में दोनों ठीक से सो भी नहीं पाए। सुबह वह उठकर सुधा जी ये दोनों का टिफिन बनाती थी, लेकिन कोमल से यह सब होने वाला नहीं था, इसलिए दोनों ने छुट्टी ले ली और इंतज़ार करने लगी कि कब तुम्हारी माँ आए और उनको अच्छे से डांट लगाया जाए। इंतज़ार करते करते शाम के 4 बज गए। 4 बजे सुधा जी अपनी एक सहेली के साथ घर आती ही सुधा जी को देख कर ही बेटे बहू आग बबूला हो गए और बुरी तरह से चिल्लाते हुए बोले, अब आ रही हो? कहाँ थी रात भर से? बिना बताए कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता था
मेरी सहेलियाँ आने वाली हैं, इतना सारा खाना बनाना था। खाना बनाने पड़े इसलिए काम चोरी करके पता नहीं कहाँ चली गई थी। अगर तुमने आइंदा से ऐसा किया तो समझ लेना घर से निकाल देंगे तुम्हें। अब संभालो इन बच्चों को, तुम्हारी वजह से आज हम दोनों ऑफिस भी नहीं गए। और हाँ, रसोई में कल के बर्तनों का ढेर लगा है, जल्दी से बर्तनों को साफ करो और हम सबके लिए अच्छा सा खाना बनाओ। बच्चों को संभालने के चक्कर में मैं कुछ ढंग का खाना भी नहीं बना पाई हूँ। कल का जो कुछ बच गया था वही हम दोनों ने खाया है। लेकिन कोमल अपनी बहू से कड़क आवाज में कहती, क्यों बहू, कल का बासी खाना क्यों खाया? भगवान ने तुम्हें 2 हाथ पर दिए हैं, ताज़ा खाना बनाकर खाती। मेरे राज में तो तुमने सुबह की रोटी शाम को नहीं खाई, तो अपनी रात में बासी खाना कैसे खा लिया? और खबरदार, अगर तुम दोनों में से किसी ने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की तो इतना कहकर वो अपनी कमरे में चली गई। एक बैग निकाले और अलमारी के सारे कपड़े अपने बैग में भरने लगी। अपनी माँ के तेवर देखकर बेटा बहू दोनों ही दंग रह गए कि जो माँ हमारी बात सुनकर चुप रह जाती थी, चुपचाप से घर के सारे काम करती थी, आज उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मुझसे ज़बान लड़ा रही है, हमारे सामने अपना मुंह खोल रही है। क्योंकि उन्हें तो वही गिड़गिड़ाने वाली सुधा जी पसंद थी। बेटा बहू सुधा जी के कमरे में जाती है, उनको बैग में कपड़े लगाते हुए कहती हैं, अब तुम कहाँ जा रही हो कपड़े लगाकर? कहाँ जा रही हूँ, कुछ बताओगे भी? जरूर बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी, थोड़ा सब्र करो बेटा। अपना बैग पैक करके बाहर आकर अपनी सहेली को पकड़ाते हुए कहती, बेटा मैंने एक निर्णय लिया है, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं इस घर को और तुम सबको छोड़कर पास के ही समाज सेवा केंद्र में जाकर रहूंगी। मैंने इधर सारी बातें कर ली है और जो मेरे साथ सहेली आई है ये समाज सेवा केंद्र में ही रहती है। हम दोनों शाम को मंदिर में मिलते थे, जहाँ पर हमारी दोस्ती हो गई। रेणुका अपनी बहू बेटों की सताई हुई थी। पिछले 2 साल से समाज सेवा केंद्र में ही रह रही है, जहाँ पर अचार पापड़ बनाने का काम किया जाता है। वहाँ पर अचार पापड़ का काम करके मैं महीने में आराम से 10,000 कमा लेती है और पूरे स्वाभिमान के साथ रहती है। हाथ में अपने कमाई के पैसे होने से बहू बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं और न ही किसी से अपनी छोटी मोटी ज़रूरत के लिए किसी भी प्रकार का उन पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं भी अब आज से समाज सेवा केंद्र में ही रहूंगी और अचार के पापड़ बनाने का काम करूंगी। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरा इस सोसाइटी में इतना नाम है और तुम अचार पापड़ बनाने का काम करोगे? पागल हो गई हो क्या? मेरी पूरी नाक कटवा दोगे? लोग क्या कहेंगे कि बेटा बहू दोनों नौकरी करती हैं और उसकी माँ अचार पापड़ बनाने का काम करती है। अच्छा बेटा, मेरे अचार पापड़ बनाने से तुम्हारी इज्जत घट जाएगी, लेकिन घर में माँ की दवाई न लाने से तुम्हारी इज्जत नहीं घटती। माँ को घर की आया बनाने से तुम्हारी इज्जत नहीं घटती। माँ को घर की काम वाली बनाकर रख दिया, उसे तुम्हारी इज्जत नहीं घटती है। 101 लोगों का होटल की तरह माँ से खाना बनवाते हैं, एक सोसाइटी बनाकर रख दिया, अब तब तुम्हारी इज्जत नहीं घटती थी। आज तुम्हारी माँ अपने स्वाभिमान के लिए कुछ करना चाहती है तो तुम्हारी इज्जत घट रही है। बहुत हो गया, जितना काम मैंने तुम दोनों के लिए किया है उसका अगर 10% भी मैं बाहर करूँगी तो मुझे उसके बदले में पैसे भी मिलेंगे और आत्मसम्मान के साथ भी जीऊँगी। तुम्हारे लिए इतना करने के बाद भी मुझे क्या मिला? डर डर के रहना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम दोनों के आगे हाथ फैलाना, अपने लिए लाखों रुपए खर्च कर देती हो, लेकिन मेरे लिए 100 रुपये की दवाई लाने में भी आनाकानी करती हो। बेटा बहू के पास सुधा जी के बात सुनने के बाद एक भी शब्द बोलने के लिए नहीं बचा था। चुपचाप भूत बने खड़े रह गए। सुधा जी अपने बैग उठाकर अपनी सहेलियों के साथ समाज सेवा केंद्र में चली गई, जहाँ पर वो अपनी ही उम्र की बहुत सारी औरतों के साथ अचार पापड़ बनाने का काम करने लगी। दिन में 2 से 3 घंटे अचार पापड़ बनाने का काम करती है। सभी औरतों के साथ मिलकर काम कराने से समय का भी पता नहीं चलता। आपस में सभी मिलजुल कर बातें करती रहती, साथ ही साथ उनकी महीने से 1000 की कमाई भी हो जाती है, जिसे वो अपनी दवाई और अपने छोटे बहुत खर्च भी पूरी करती रहती है। अब सुधा जी पूरी तरह से स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। दूसरी तरफ अपने बेटे बहू की ज़िंदगी में सुधा जी ने
जाने के बाद चाल आ गया। जबकि सुधा जी पूरे घर का काम संभालती तो उनके दोनों बच्चों को देखती थी। तभी बहू बेटी सुकून के साथ ऑफिस जा पाती थे, रात में सो पाते थे। लेकिन जैसे ही सुधा जी घर से गई, दोनों में बच्चों को पालने का लेकर आपस में झगड़ा होने लगा। 1 महीना भी नहीं हुआ कि कोमल को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि बच्चों को संभालने के लिए घर में कोई एक तो चाहिए था। कोमल को अब एहसास होने लगा कि घर में सुधा जी की क्या कीमत थी, वो हम सब के लिए क्या काम करती थी। विकास को भी समझ में आ गया था कि उसकी माँ ने घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले रखा था, तभी हमारी गृहस्थी इतने अच्छे से चल रही थी। माँ के जाने के बाद हम दोनों ने महीने में 1 दिन भी ढंग से बात नहीं की। झगड़ा ही होता रहता था, कभी काम को लेकर तो कभी बच्चों को लेकर। आखिरकार दोनों निर्णय लेते हैं कि हम माँ को वापस ले आकर आते हैं, अपने साथ रखेंगे, उनके हिसाब से सब लेंगे, उनसे माफ़ी मांग लेंगे, थोड़े बहुत उन्हें खर्च के लिए पैसे भी दे दिया करेंगे, लेकिन माँ को अपने साथ घर लेकर आएंगे। बहू बेटे भागे भागे समाज सेवा केंद्र पहुँचते हैं। उधर सुधा जी ने दोनों को माफ़ी मांगती हैं और उसने घर चलने का आग्रह करते हैं। पहले तो सुधा जी घर आने से साफ साफ इनकार कर देती हैं कि वो घर नहीं आना चाहती, जहाँ पे न तो उनकी इज्जत है और न ही ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। वो समाज सेवा केंद्र में बहुत ही खुशी और स्वाभिमान के साथ रह रही है और अब बुढ़ापे तक वो अपने स्वाभिमान के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। माँ आप घर चलो, हम आपकी शर्तों पे भी आपको घर में रखेंगे। मैंने घर में 2 काम वाली लगा दी है, एक खाना बनाने के लिए और एक घर की साफ सफाई और बर्तन धोने के लिए। आपके आने के बाद हमें महसूस हुआ कि आपकी वजह से घर घर था। बच्चों की तरफ से हम पूरी तरह से बेफिक्री थे, कोई चिंता नहीं थी, आराम से दोनों नौकरी कर पा रही थी। बस आपको अपने बच्चों के साथ रहना है। नाती पोतों को दादी की ज़रूरत है, दादी के लाड प्यार की ज़रूरत है। सुधा जी कहती है मेरी एक शर्त है, मैं समाज सेवा केंद्र के आचार्य के पापड़ का काम नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम लोगों को मंजूर हो तो बताओ, क्योंकि अब मैं खुद लोगों के ऊपर पूरी तरह से आश्रित नहीं रहना चाहती। मेरे हाथ में पैसे रहेंगे जो मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे और मैं तुम्हारे घर की कोई काम नहीं करूँगी, सिर्फ मैं अपने नाती पोतों के लिए घर वापस आ रही हूँ। ठीक है माँ, आप जैसा चाहती है वैसा कर लेना, पर घर वापस चलो। सुधा जी अपने घर वापस आ गई और मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो उनके बेटी बहू को वो सबक तो सिखा सके। अगर वो अपनी सहेली की बात नहीं मानती तो शायद आज अपने बहू बेटों को कभी सबक नहीं सिखा पाती और बहू बेटों को कभी एहसास ही नहीं होता कि वो घर में क्या मायने रखती है। सुधा जी के घर में आने के बाद बहू बेटे अब उनसे बहुत ही इज्जत के साथ पेश आती हैं, उनकी हर छोटी मोटी ज़रूरत का ख्याल रखते। घर में कोई भी काम सुधा जी अब नहीं करती हैं, आराम से रहती हैं और अपने नाती पोतों को खिलाती हैं। और बुढ़ापे पर इससे ज़्यादा माता पिता को चाहिए ही क्या होता है, थोड़ी सी इज्जत और अपनों का प्यार। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सुधा जी ने जो निर्णय लिया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।